क्या पिक कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया? गुड आफ्टरनून श्रेया। गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण है, सबको नमस्कार। इन्वेस्टमेंट आइडियाज के हिसाब से अगर कहा जाए तो इस वक्त हमें ओएनजीसी अच्छा लग रहा है। हालांकि क्रूड के प्राइसेस अपने ऊपर के लेवल से बहुत टूट गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो वापस से क्रूड में रिकवरी आई। लेकिन जब तक 70 और 75 के बीच में क्रूड रहता है तब तक मुझे लगता है अर्निंग्स पे इनके 5 से 7% का फर्क पड़ेगा। जो भी ये कंपनियां हैं, ओएनजीसी हो, ऑयल इंडिया हो। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिव्स हैं ब्रेंट के प्राइसेस को लेके, वो ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंट है। और जो इनका प्रोडक्शन डेटा वगैरह आ रहा है वो बहुत इनकरेजिंग है। इसके अलावा ओएनजीसी के जो ऑयल फील्ड्स न केवल भारत में बल्कि इंटरनेशनल में, उनकी वैल्यूएशन अलग है। ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो ये बढ़ा रहे हैं। विंड पावर एसेट ये लोग ने एक्वायर किया अभी, पीटीसी एनर्जी $106 मिलियन में। डिविडेंड यील्ड भी अगर आप देखो तो 5% के आसपास बैठती है। और मुझे लगता है कि ओएनजीसी ग्रीन के द्वारा जो इनकी सब्सिडियरी है, सॉरी, 10 गीगावाट रिन्यूएबल की जो प्लांट बनाने की बात कर रहे हैं 2030 तक, वो बहुत पॉजिटिव है। तो इन सारी चीजों के बीच में बाजार के माहौल को देखते हुए मुझे लगता है एक स्टेबल काउंटर ओएनजीसी हो सकता है। चलिए फिर ये समय राजेश जी की सलाह ओएनजीसी पर। मीनवाइल एक बार मारुति के नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। आई थिंक हम उस समय डिस्कस कर नहीं पाए थे। मार्जिन पर थोड़ा सा डेंट पड़ा है और आई थिंक वो थोड़ा सा शायद मार्केट को, स्ट्रीट को शायद पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि पोजीशनिंग स्टॉक की काफ़ी वीक रही है उस वजह से। लेकिन जो 3711 करोड़ का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन 3840 करोड़ की थी, उससे थोड़ा सा कम है। और उसका मेन कारण है इनकम इनलाइन है। इनकम में 75 करोड़ का मिस है, उसको आप मिस नहीं कह सकते। लेकिन आप EBITDA और EBITDA मार्जिन का नंबर देखिए, वो थोड़ा सा मार्केट एस्टिमेट से नीचे आया है। EBITDA तो 4264 करोड़, मतलब अच्छा खासा मिस है, और मार्जिन में भी अच्छा खासा मिस है। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। मारुति पर क्या व्यू है आपका इस समय? गुड आफ्टरनून अनुज जी। और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये एक मौका दे रही है। जैसे अभी नीलेश भाई भी बोल रहे थे कि गिरावट मौका है निवेशकों के लिए। तो अगर ये किसी भी कारण से, रिजल्ट्स पूरा डिटेल देखना पड़ेगा किस कारण से मार्जिन वगैरह में दबाव आया है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी इन्वेंट्री वगैरह की दिक्कतें थी, या जो प्राइस हाइक इन्होंने पिछले दिनों लेने की बात कर रहे हैं, उन सब चीजों के मद्देनजर और जो नए लॉन्चेस हुए हैं खास करके ईवी वगैरह स्पेस में, मुझे लगता है ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। मौजूदा स्तर से अगर 400-500 रुपये और टूट जाता है, कहने का मतलब है 11,100-200 तक आता है, तो वहां पर खरीदारी का मौका बनेगा। प्रोवाइडेड कि आपकी थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि की नजरिया हो, तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। ओके मारुति आपकी बाय रिकमेंडेशन है, और नंबर्स पे रिएक्शन देखते हैं। आइए जरा एक बार 11,872 पे। अब ऑब्वियसली इसका राजेश जी सीधा, अगर एक स्टॉक, हालांकि अभी वो एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं, मैं डिक्सन की बात कर रहा हूँ, अभी वो एप्पल के प्रोडक्ट्स नहीं बनाते हैं। मैं अभी उनसे रिसेंटली मिला था और मैंने पूछा था उनसे, मैं कहा कि आप इतने बड़े एंटरप्रेन्योर रहे हैं, अब क्या आप अगला टारगेट आपका एप्पल का होगा? उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हम खैर इस तरफ नहीं देख रहे हैं, अभी तो बाकी फ़ोन से हम खुश हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में एक क्या आगे जाते हुए स्ट्रक्चरल टेलविंड्स रहेंगी, ना सिर्फ डिक्सन बल्कि बाकी जितने भी पीएलआई रिलेटेड स्टॉक्स हैं? देखिए अनुज जी, पीएलआई रिलेटेड स्टॉक्स पे आऊं उससे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात होगी। आप अक्सर विदेश जाते रहते हैं। अभी मुझे याद है कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि अफ्रीकन सफारी वगैरह पे जाने के विचार कर रहे हैं। आप खुद सोचो कि आप अफ्रीका गए हुए हो, आप लंदन गए हुए हो, और आपके बगल में बैठा हुआ कोई आदमी आईफोन निकालता है और उस पर मेड इन इंडिया लिखा हो, तो आपको कितना गर्व होगा। तो ये गर्व की बात है हम सब भारतीयों के लिए कि आज आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आते हैं पीएलआई वाली बातों पे, तो सही बात है। उससे कई कंपनियां जो इस तरीके के कारोबार में हैं, डिक्सन है, अंबर है, कई कंपनियां हैं जो ईएमएस में हैं, तो वो उनके लिए फायदे की बात होगी। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेस्ड है। अगर आप देखो तो 3 डिजिट के पीई में मुझे इन्वेस्टमेंट में कंफर्ट नहीं आता है अनलेस एंड अनटिल की कोई ड्रामेटिक चेंज नंबर्स पे आए। तो इन लेवल्स पे मैं निवेश की सलाह इस वक्त नहीं दे पाऊंगा। हाँ, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज बनती रहती है क्योंकि ये सब बहुत हाई बीटा स्टॉक्स हैं, बट निवेश के लिए इस वक्त अवॉइड ही रहेगा।
निवेश के लिए इस वक्त फिलहाल अवॉर्ड है डिक्सन टेक आपके स्क्रीन से बात करना जो चाह रहा था कि इस बार की अर्निंग्स में जो जो चीज़ें अच्छी रही उसमें HCL टेक्नोलॉजीज इन आई थी, HDFC AMC ने AMC स्पेस, देन डालमिया भारत के नंबर ने इटसेल्फ अगर आप देखिए पूरे सेक्टर में एक जान फूंक दी और अल्ट्राटेक सीमेंट कल ऑल टाइम हाई पे आ गया, आज भी रेट करता हुआ। आप लोगों ने रीडिंग करी क्या सीमेंट स्पेस की और इन नंबर्स पे आपका टेक? मतलब लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स तो अल्ट्राटेक के इटसेल्फ काफ़ी अच्छे थे, इस बार डालमिया के नंबर बहुत अच्छे, क्या लेना चाहिए इस स्पेस में? देखिए, स्पेस में लेने लायक कई चीजें हैं। एक तो कारण भी कई हैं। अगर आप देखो तो रियल स्टेट रियल्टी एज ए सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो वहां पर अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया हुआ है। मुझे लगता है कि डिमांड कम से कम नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में बढ़ती हुई नजर आएगी, खास करके सीमेंट स्पेस में। दूसरे इनके पावर एंड फ्यूल के जो कॉस्ट थे वहां पे थोड़ा सा ठंडापन देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से इनकी दिक्कतें बनी हुई थी। बाइंग की अपॉर्चुनिटी अल्ट्राटेक बिल्कुल बनता है, क्योंकि एक तो कैपेसिटी सबसे बड़ी है, दूसरी जो कंसोलिडेशन का फेज पूरे सेक्टर में चल निकला है, उससे मुझे लगता है कई छोटी कंपनियां अधिग्रहण के लिए सामने आएंगी। उसमें अल्ट्राटेक हो या अंबुजा हो, ईसीसी हो, ये बड़े नाम हैं। लेकिन किसी को अगर अल्ट्राटेक महंगा लग रहा हो तो मैं समझता हूँ ग्रासिम पे ध्यान दे सकता है, जो कि एक तरीके से अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी है, और न केवल अल्ट्राटेक बल्कि ग्रुप की दूसरी कंपनियां भी होल्ड करती है और उनका अपना कारोबार भी है। मिड कैप साइड में अगर आओ तो हमारे हिसाब से डालमिया भारत, जिसके नंबर अच्छे आए, बिरला कॉर्प अच्छा लग रहा है, इवन एक छोटी कंपनी है मंगलम सीमेंट, वो अच्छी लग रही है। तो ऐसे कुछ एक स्पेसेस हैं जहाँ पे ध्यान दिया जा सकता है। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ स्टॉक्स जिस पर आपका ध्यान जाना चाहिए। नंबर्स के प्रीव्यू की बात करें इससे पहले आज का एक क्लियरली जो यहाँ पर राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं, आज का मिड कैप फंड। राजेश जी क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, मिड कैप के हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो कंपनी ने पिछले 6 साल में जिस तरीके की ग्रोथ लोन बुक और प्रॉफिटेबिलिटी में दिखाई है ना, वो काबिले तारीफ है। हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो इनका है पूरा वाइड स्प्रेड है, होम लोन, प्रमोटर लोन, सारी लैस, सारी चीजें उसमें। पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, और जो कि अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत सहायता करेगी। एसेट बेस कंपाउंड हो रहा है, एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, और कल जो नतीजे आए परसों, उसमें आप देखेंगे तो चौथी तिमाही में 54% के आसपास बॉटम लाइन जम थी, पूरे साल में 25% के बॉटम लाइन में जम थी। एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM 1,14,684 करोड़ का हो गया। और सबसे अच्छी बात है कि एसेट क्वालिटी बहुत शानदार है, 0.11% का सिर्फ एनपीए, नेट एनपीए है। और अब जो कि आरबीआई ने 2 बार रेट कट वगैरह कर दिए हैं, और हमें ये उम्मीद लगा के चल रहे हैं कि आगे भी रेट कट्स होंगे, तो ये जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी वगैरह हैं, इनको एक अच्छा फायदा होगा। तो मुझे लगता है यहाँ ध्यान देना चाहिए। आज बाजार के कारणों से गिरावट देखने को मिल रही है, एक अपॉर्चुनिटी की तरह से लें। साल भर का टारगेट रखें 150 रुपए का। ओके, साल भर का टारगेट है 150। कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। एक तो मारुति हमने डिस्कस किया, आईटीसी पर भी पेन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही आप ऑटो पैक से भी कुछ स्टॉक्स देखें, जैसे कि मारुति, टाटा मोटर्स पे भी पेन गहराते जा रहा है। इटर्नल लगातार कल से गिरावट का शिकार बनता हुआ नजर आ रहा है। इटर्नल का चार्ट रखते हैं आपके स्क्रीन पर, यहाँ पे देखिए कल से इसमें पेन परसिस्ट करते हुई। इटर्नल क्या करना चाहिए? वैसे राजेश अग्रवाल जी, इस पूरे स्पेस में इटर्नल हो, स्विगी हो, आप देखें पेन झेल रहे हैं निवेशक। इस स्पेस को लेकर आपकी क्या राय है और इस पर्टिकुलर काउंटर पर आपकी हिदायत? देखिए, स्पेस में सबसे बड़ी दिक्कत है कि बॉटम लाइन अभी भी सबकी नेगेटिव है, और ऐसा कोई उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्दी कोई सुधार आएगा। खास इटर्नल की अगर बात की जाए तो अगर आप देखो तो पिछली तिमाही के मैंने थर्ड क्वार्टर के जो नंबर्स थे बेहद खराब, उम्मीद से ज्यादा खराब थे। वो इस वजह से थे कि जो डार्क स्टोर्स ये 2026 तक 2000 करने की बात कर रहे थे, वो उन्होंने 2025 तक में उतने डार्क स्टोर्स करने की बात करी, जिससे खर्चे बढ़ गए। तीसरी तिमाही में नतीजे खराब आए, और ऐसा लगता है कि चौथी तिमाही के नतीजे भी कोई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग नहीं होंगे। कंपटीशन बहुत हाई है, चाहे फिर वो इंस्टामार्ट से हो, मैं क्विक कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, फिर वो चाहे इंस्टामार्ट से हो या जेप्टो से हो या अमेजन, फ्लिपकार्ट से हो, सबसे इनकी कंपटीशन हाई होता जा रहा है। कस्टमर एक्विजिशन का जो कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मुझे नहीं लगता कि इसमें निवेश के कोई मौके हैं। फिलहाल दूर रहने की सलाह रही। ओके, फिलहाल दूर रहने की सलाह रहेगी। शायद बिल्कुल सही कहा आपने, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, लेकिन मैं अभी कहा ना कि पता नहीं कैसे हो गया। तो वीरू, मुझे ना एक
अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो डायलॉग याद आ गया, गलती से मिस्टेक हो गया, याद है आपको? हाँ, तो राजेश सतपुते से चलते हैं राजेश अग्रवाल जी के पास। मैं बताता हूँ क्यों उसकी बात कर रहा हूँ मैं। आज मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म जो फ्लॉप हुई थी, जी हाँ, सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म जो फ्लॉप हुई थी, जो शायद टीवी पर, ओटीटी पर, यूट्यूब पर शायद लगातार रिकॉर्ड बनाती रही, आज वो री रिलीज हो रही है। क्यों राजेश जी, तो सबसे पहले तो यही निपटाएं। बिल्कुल निपटाए, बट मैं आपकी बात से थोड़ा डिफर करता हूँ। अच्छा, अगर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म कोई है वो तो गोलमाल पे जाएंगे फिर आप? नहीं गोलमाल, नहीं हाँ नहीं, हाफ हाँ, टिकट, हाफ टिकट, अच्छा अच्छा, हाँ। हाफ नहीं, वो टिकट तो है। खैर अपना अपना नजरिया हो सकता है, बिल्कुल, आप हाफ बिल्कुल सही टिकट है, कह रहे हैं। उसके हाँ बाद पड़ोसन है। हाँ, वो है हिंदुस्तान की सबसे बेहतर कॉमेडी फिल्म। अगर आपने न देखी हो हाफ टिकट नहीं मैं तो मैं सारी देखी कहूँगा है, आपको सारी देखी बिल्कुल है, देखनी चाहिए। पड़ोसन भी देखी है ऑब्वियसली, और मूवी सारी देखी है, लेकिन जस्ट समहाउ एक वो होलसम एंटरटेनमेंट की थोड़ी सी बात हो रही थी, और थोड़ा सा रीसेंसी बायस भी है शायद, इस वजह से शायद मैं अंदाज अपना को वोट दे रहा था वैसे। नहीं नहीं, हाँ, वैसे अंदाज मैं भी अपना सहमत अपना हूँ। वाकई वाकई बहुत अच्छी मूवी है। नो डाउट ऑन दैट, नो सेकंड थॉट्स ऑन दैट। बिल्कुल गलती से मिस्टेक तो होती ही रहती है और आदमी की, लेकिन देखनी चाहिए, हैं, बिल्कुल देखनी चाहिए। जिसने देखनी हुई है वो भी दोबारा देख सकता है। क्योंकि हैं। तीनों जन, फिर वो चाहे सलमान खान हो या शक्ति कपूर हो, सबने बहुत अच्छी एक्टिंग करी। वीरू, नहीं, शक्ति कपूर अद्भुत है इसमें। क्राइम मास्टर गोगा, गोगो, गजब यार। गोगो, मतलब नॉट गोगा, गोगो सॉरी, हाँ वही। सबसे अच्छा सीन जानते हैं क्या? एक तो वो लास्ट का फैक्ट्री वाला सीन था, आया हूँ प्लस कुछ तो एक लेकर जगह वो जब जाऊंगा। वो साइकिल से जा रहे होते हैं तो वो ऊपर से पेड़ से कूदते हैं, वो साइकिल ले जाते हैं कि आया हूँ तो कुछ लेकर जाऊंगा। मतलब गजब है यार, गजब कॉमेडी थी। मतलब बोगैम्बो मुझे का भतीजा। बहुत पसंद है। हाँ, मेरी भी फेवरेट कॉमेडी फिल्म यही है अनुज। अच्छा, आज रिलीज हो रही है दोबारा ये है? हाँ, अच्छा, आपको पता ही नहीं है? नहीं, मेरे को पता अरे मैं तो कब से टिकट बुक करके बैठा हूँ इसकी। हाँ, तो ये आज री रिलीज हो रही है, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइस बहुत कम है इसका, मतलब क्योंकि ये थोड़ा सा आई थिंक उस प्रमोशन के हिसाब से रिलीज़ हुई है ये फिल्म, और काफ़ी खैर इंटरेस्टिंग है, तो इस वजह से। शायद आपने देखी थी फिल्म ये? सर मुझे धुंधली याद है ये पिक्चर, तो मैं इसको दोबारा देखना चाहूँगी। तो बिल्कुल देखिएगा और जाइएगा, और जिन्होंने भी नहीं देखी है, मैं सच में कहूँगा कि एक बार ज़रूर देखिए और इन्जॉय करिए इसको। अच्छा, आपका फेवरेट डायलॉग क्या था इसमें राजेश जी? अग्रवाल जी राजेश के अग्रवाल साथ। जी, अच्छा शायद आवाज़ अब नहीं जा रही है, एक बार रीपैच करते हैं इसको, रीपैच करना पड़ेगा, फटाफट रीपैच करिए। वैसे इसमें इतने डायलॉग्स थे, और एक मतलब शक्ति कपूर तो खैर आइकॉनिक थे ही, उसके अलावा आमिर खान, सलमान खान। वीरू, वो सीन याद है जिसमें वो थाने में होते हैं, वो कहते हैं आप ऐसे ऐसे क्या देख रहे हैं, ऐसे ऐसे देखिए, जो पिक्चर लगा देते हैं। एक वो और एक लूना वाला सीन जिसमें वो बैठते हैं, है ना? एक वो, और एक में जब वो परेश रावल कहते हैं कि यार तूने कैसे कैसे आदमी रखे हुए हैं, तेजा तेरे मैं का हूँ। इनकाउंटर करवा देंगे। हाँ, तेजा मैं हूँ, मार के धरे। लेटर नहीं, पर बताऊँ, ये इसमें सब ने ये बड़ा अच्छा किरदार निभाया, और कॉमेडी इसके हर अंश में है। ऐसा कोई नहीं है कि अंश जहाँ कॉमेडी ना हो, कॉमेडी हर अंश में है इसके। बिल्कुल, तो अच्छी बात है, एक बार देखने का मौका मिलेगा। बिल्कुल। चलिए राजेश जी, इसके अलावा और क्या देखना है वीकेंड पे? देखिए, वीकेंड पे 2-3 मूवीज रिलीज हो रही है। अगर आप थिएटर की बात करो तो ग्राउंड जीरो रिलीज हो रही है इमरान हाशमी की, जो कि बीएसएफ वगैरह पे है। कुछ वो बाबा गाजी करके कोई है, उसको खोजने जाते हैं, और जिस तरह का माहौल बना हुआ है, मुझे लगता है इस पिक्चर को उसका फायदा मिलेगा। हालांकि उम्मीद कोई खास है नहीं। उसके अलावा फूले रिलीज हो रही है, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के है। वो बहुत कंट्रोवर्सी में रही पिछले 2-3 हफ्ते से। वो अब रिलीज हो रही है, तो प्रतीक गांधी की वो देखी जा सकती है। लेकिन मुझे पर्सनली अगर कहा जाए तो मुझे देखना है ज्वेल थीफ, द ईस्ट बिगिंस, क्योंकि उसमें जयदीप अहलावत है, सैफ अली खान है, निकिता दत्ता, कुणाल कपूर है, और ये कोई अफ्रीका के कोई रेड डायमंड को चोरी करने जाते हैं। तो मुझे इंटरेस्ट इसमें है, मैं तो पहले यही निपटाऊंगा।
तो ये कुछ है। और एक मोहनलाल की एल2 एमीपुरम जो हॉल में रिलीज हुई थी, वो आ रही है ओटीटी पे। क्योंकि मैं थिएटर पे नहीं देख पाया था, क्योंकि हिंदी वर्जन कलकत्ता में उतना रिलीज नहीं हुआ था, तो ये देखने की इच्छा है कि ये एक ट्रायलॉजी थी लूसीफर की, उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट है, तो ये देखने की इच्छा है। एक अंग्रेजी मूवी भी है अंदाज अंटिल डॉन, वो देखी जा सकती है, हॉरर फ्लिक है। मैं वही सोच रहा, सुबह भी इसके बारे में जिक्र किया था, ग्राउंड जीरो के बारे में आशीष ने। अनुज मैं सोच रहा था कि डायरेक्टर कौन है इसका। इमरान हाशमी को बीएसएफ का जवान दिखाना, पहली बात तो यही चॉइस गलत थी, एक्टर ही गलत कुकी चूज किया है ना। कुकी गुलाटी ये इमरान हाशमी नहीं है? मुझे तो ऐसे अच्छा लग रहा है ये लुक इमरान हाशमी का। आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग दैट वीरू। इवन आई एग्री विद यू। मुझे तो अच्छा लग रहा है, बाकी खैर पिक्चर देख के बाद पता चलेगा। आई थिंक मैं तो खैर वैसे भी इसमें बिलीव करता हूँ कि पहले से कुछ व्यू ना बनाए, देख लें उसके बाद वो करें, ठीक है। हो सकता है और कई बार अंडररेटेड पिक्चरें अच्छा कर जाती हैं एक्चुअली, यू नेवर नो। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, अब इससे बाहर निकलते हैं। ये वीकेंड पर आपके पास देखने के लिए क्या क्या था, उसका एक थोड़ा सा अगर आप देखें तो झलक थी। इस बीच निफ्टी थोड़ा सा आखिरी के वक्त में, आखिरी के चोला की हम बात कर रहे थे, नंबर्स भले ही अच्छे थे लेकिन स्टॉक में गिरावट आई अब पिछले कुछ मिनटों में। उसका एक कारण ये हो सकता है कि इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है नंबर्स के बाद कि वो गोल्ड लोन कारोबार में उतरेंगे। आई थिंक शायद मार्केट को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उनका कोर बिजनेस है वो है व्हीकल फाइनेंस। उससे अगर अपने आप को डाइवर्ट कर रहे हैं और गोल्ड फाइनेंस जहाँ पहले ही कितनी दिखते रही हैं कंपनियों को, वहाँ जा रहे हैं, तो शायद मार्केट को वो पसंद नहीं आया। इसके लिए नंबर अच्छे थे, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन स्टॉक गिरा इसलिए क्योंकि उसके बाद वो स्टेटमेंट आई कि यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा सा इस तरफ आएगा। राजेश अग्रवाल जी, चोला पर आपका क्या व्यू होगा? देखिए, सही कहा आपने, जो गोल्ड लोन में जाने की बात करी है उसकी वजह से डिप आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है। अभी इन अनाउंसमेंट करी है कि इस बेस माने कितने स्केल पे जाएंगे, वो सब देखने की बात होगी। इस वक्त मुझे लगता है अगर ये 1480-1500 तक आता है तो खरीदारी करनी चाहिए, कम से कम थोड़ी सी मध्यम अवधि के लिए। बहुत स्ट्रांग कंपनी है, व्हीकल फाइनेंस में बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है इनका, खास करके ट्रक फाइनेंसिंग वगैरह में, और अच्छे ग्रुप को बिलोंग करती है। खरीदारी की ही सलाह है, बट गिरावट। चोला इन्वेस्ट आपकी स्कीम थे 1529 पे, और द सेकेंड हाफ के लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी बंद हुए और 23,992 पे क्लोज आया। खैर चलिए, अब जैसा था वो है। मौजूदा परिस्थिति में आपको इस क्लोजिंग को कबूलना पड़ेगा। और बियॉन्ड टेक्निकल्स, बियॉन्ड डेरिवेटिव्स, बाजार ने अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहा। जो हम मार्केट ब्रेथ देख रहे थे उसमें क्लियरली ये विजिबल था। खैर, आपका कोई प्रश्न हो ऐसे हालात में ज़रूर होगा, ज़रूर पूछिएगा। मार्केट का पंचनामा श्रेया और आशीष बैती जी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद आप CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। और आपसे फिर मुलाकात होगी इस पैनल की सोमवार की सुबह मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।